हैं। और मैं पुनः ज़्यादा औपचारिकता पूरी करते हुए मैं आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, हमारे एडवोकेट माननीय तजिंदर कुमार बंधन जी, मैं चाहूंगा कि आप आएं और इस सुनहरे पल पर, जो आज हमारी जो सब्जेक्ट है आर्थिक अस्थिरता, जिस तरह से पूंजीवाद लगातार खाई पैदा करते जा रही है, और जैसा कि हमारे अभी माननीय हर्षदीप जी ने भी बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे बड़े विद्वान महापुरुष महामानव ने कहा गया था कि इस देश में जिस प्रकार ब्राह्मणवाद नुकसानदायक है, खतरा है, उसी तरह से कहीं ना कहीं ये पूंजीवाद भी खतरा है। तो आइए, मैं सादर आमंत्रित करता हूँ माननीय एडवोकेट तजिंदर कुमार बंधन जी, आप भी आए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखेंगे। आदरणीय तजिंदर सिंह, सॉरी, तजिंदर कुमार बंधन साहब। सबसे पहले आज के इस वेबिनार में मैं हमारे आरबीएम संस्था के संस्थापक, संचालनकर्ता और हमारे मेंबर साहबान, कार्यकारिणी अध्यक्ष और सभी का मैं साधुवाद धन्यवाद करता हूँ। और आवाज कम मैं आ रही है अपना आपकी। संवाद शुरू कर। सर आ रही है जी अब? जी आवाज़ सर आ रही है जी? तो मैं अपना जो शुरू करने से पहले संवाद, तो सबसे पहले महामानव तथागत गौतम बुद्ध जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी और सभी संतों को नमन करते हुए और सभी का धन्यवाद करते हुए कि हमें इस लायक बनाया कि कुछ प्रदेश और राष्ट्र के मुद्दों पर चर्चा करने में सक्षम हुए। तो साथियों, आज का विषय जैसे कि आप जानते हैं कि मुख्य विशिष्ट अतिथि साहब ने बड़े ही अच्छे ढंग से इस विषय को हमें समझाने का प्रयत्न किया और आशा करते हैं कि सभी लोग उनसे कुछ सीख का प्रयास करेंगे। तो जो आज का विषय है आर्थिक अस्थिरता और बढ़ते हुए पूंजीवाद, राष्ट्र को खतरा। हमने ये विषय चुना है, राष्ट्र को खतरा। तो राष्ट्र में हम अगर बात करते हैं कि जो हम बहुजन लोग हैं, हमें राष्ट्र का हिस्सा कितने प्रतिशत माना जा रहा है। हम अपने आप को इस विषय में अगर सम्मिलित करना चाहें कि राष्ट्र को खतरा, तो हमें तो जब से हम देख रहे हैं शुरू से ही खतरा है। तो अब हम अपने आप को पहले ये माने कि हम राष्ट्र के हिस्से के कौन से में आते हैं। क्या हमारे पास वो संविधान द्वारा दिए गए अधिकार हैं? क्या वो अच्छे तरीके से उनको प्रयोग में कर रहे हैं? उनकी उपयोगिता हमारे लिए सार्थक सिद्ध हो रही है या नहीं हो रही है? तो लेकिन जो विषय है वो है पूंजीवाद से हम लोगों को खतरा। तो पहले तो देखने की साथियों बात ये है कि पूंजीवाद कितने तरह का है हमारे भारत में और ये किस किस रूप में पनप रहा है। तो देखा जाए तो शुरू में हम लोग जब ये देखते हैं तो पूंजी कहाँ से आती है, जैसे कि मुख्य विशिष्ट अतिथि साहब ने बताया कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, तो जो उनसे पूंजी का निर्माण और शुरुआत उन्हीं से होगी। तो जब हम अपने इधर, मैं अपने पंजाब की बात करता हूँ, तो हम लोग देखते हैं कि बहुजनों के पास जमीन नहीं होती, लैंडलेस होते हैं सभी लोग। तो जो जो जमीन है, जमीन पहले की जमींदारों के पास है, जागीरदारों के पास है। तो वो जमीन समय के साथ साथ उसकी कीमत बढ़ रही है, उसकी उपयोगिता बढ़ रही है, उसकी जो परसीड है, उससे जो आती है खेती में, जो उसका प्रॉफिट आता है, वो भी उन लोगों को मिल रहा है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक मजदूर की भांति या एक शोषण कराने वाले, एक एक कहना चाहूंगा कि एक बस एक बुत की भांति, जिससे सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन ही जिसका हो सकता है, बस काम करे जा रहे हैं। हमें तो मालूम ही नहीं हम लोगों ने पूंजी एकत्रित कैसे करनी है और इसका निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो साथियों, पहले तो ये बात करना चाहूंगा कि हम लोगों को पास असल में पूंजी की परिभाषा ही नहीं मालूम कि पूंजी होती क्या है। तो अगर बाबा साहब की कृपा से कुछ लोग अगर सरकारी जॉब में हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप तक सीमित हैं और अपना निर्वाह करने के लिए सिर्फ अपने बच्चों की पढ़ाई तक ही सीमित होते हैं, और आरक्षण का वो लाभ लेते हुए कुछ बच्चों को फिर दोबारा सरकारी अपनी जो योजनाओं तक पहुंचा सकते हैं। योजना नहीं कहूंगा, सरकारी लाभ जो कि नौकरी से संबंधित लाभ है।
तो अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे आरक्षित वर्ग में सभी डिपार्टमेंट जो हैं समाज के, जो हमारे गवर्नमेंट के जो सभी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स में एससी वर्ग को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। मैं इसके लिए आपको एक उदाहरण के लिए समझाना चाहूँगा कि जैसे जमीन आवंटन का विभाग होते हैं, पुड्डा, जहाँ कहीं कहीं हो गमाडा हो गया, कहीं पुड्डा हो गया पंजाब में, और फिर दिल्ली में कोई और हो गया। तो वहां पर क्या होता है कि सभी को ऑक्शन नहीं होती, इसकी अलॉटमेंट होती है जमीनों की, और जमीनों की अलॉटमेंट होती है। तो ऐसे सभी विभागों में अलॉटमेंट का जो प्रावधान होता है। तो अलॉटमेंट क्या बात है कि हम लोगों को, हमारे पास पूंजी तो है नहीं, ज्ञान की हमें वैसे ही कमी है, ठीक है। माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। सर हुआ जी। सर मेरी आवाज सुन पा रहे हो? जी जी, आ रही है, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं संचालक महोदय, ये अपना कहने का मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ कि जो पूंजीपति लोग हैं वो क्या करते हैं कि हमारे सभी लोगों से सर्टिफिकेट जो है, जिनके बने हुए हैं एससी के सर्टिफिकेट, वो एकत्रित कर लेते हैं सभी से। तो एकत्रित करके उन सर्टिफिकेट्स की मदद से वो जो जमीन का आवंटन है उसको वो अलॉट करा लेते हैं, उनके नाम पर अलॉट करा कर आगे भेज देते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों के पास तो पूंजी है ही नहीं। अगर हमारे लोगों के पास पूंजी हो तो वो लोग सीधे जाकर उसमें अपना जो आवेदन करें, अपना वो पत्र लगाएं कि हमको ये जमीन चाहिए। तो इस तरह से हमारा शोषण सभी रूप से हो रहा है। तो अगला मैंने एक और देखा है इसका एग्जांपल, कि जैसे इंडियन ऑयल कारपोरेशन है, उसमें भी बहुत सारे आरक्षित वर्ग के लिए सुविधाएं हैं। उन सुविधाओं का भी जो पूंजीपति लोग हैं, जो वहां पर पहले से ही अपनी गाड़ियां चला रहे हैं, उनके पास ठेके हैं, जो उन ठेकों को, जो कुछ आरक्षित ठेके भी हैं, उन आरक्षित ठेकों को हम लोगों के पास पूंजी का अभाव होने से और जो इसका इंफॉर्मेशन का अभाव होने से हम लोग वो कर नहीं पाते। तो हमारे वो इस कोटे का इस्तेमाल करके वो लोग आगे से आगे और पूंजीपति होते जा रहे हैं। तो सभी बातों से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारे पास बाबा साहब की कृपा से बहुत सारे प्रावधान हैं। भारतीय संविधान के सभी विभागों में ये प्रावधान दिए हैं कि जो डाउन टोडन लोग हैं, जो पछड़े हुए लोग हैं, जो लोग अपने आप पर किसी के सामान्य रूप में अपना कार्य नहीं कर सकते, उनको जो सुविधाएं, जन सुविधाएं नहीं मिल रही, उनको विशिष्ट रूप से ऊपर उठाने के लिए बहुत सारे प्रयोजन किए गए हैं। लेकिन पूंजी का अभाव है, हमारे पास है नहीं कुछ करने के लिए, जो हम सेविंग करना जानते नहीं, सेविंग असल में करनी आती नहीं। तो वो होता क्या है कि जो असल में पूंजीपति हैं वो हमारी सभी सुविधाओं का लाभ उठा लेते हैं। तो जितना भी बजट में रखा जाता है इसके लिए, तो बजट के लिए हमारा बजट रखा जाता है ऐसी कोटे की, उसके लिए चाहे हम लोग लगा लें कि वो जो मैट्रिकुलेशन के बाद उसकी फ्री एजुकेशन है उसका लगा लो, या मेडिकल फैसिलिटी का लगा लो, या उसके बाद कुछ खदान्य पदार्थ का लगा लो। तो जहाँ जैसे इसमें कोई और कोटे का प्रावधान है, तो ये होता क्या है कि हम लोगों के पास अभाव की कमी से होने से तो ये खुद ही इन लोगों, तो लोग लेते जा रहे हैं, जो बिजनेसमैन है, पूंजीपति हैं, तो आगे से आगे और हम अमीर होते जा रहे हैं, हम लोग वहीं के वहीं खड़े हैं। तो हम पर सिर्फ इतने की कृपा है कि हम लोग जो एजुकेशन का राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो कर रहे हैं। थोड़ा बहुत हमारे पास आरक्षण है, तो आरक्षण की वजह से लोग थोड़ा बहुत आगे जा रहे हैं। तो अगर बात करें व्यापार की, तो व्यापार के जितने भी सरकार के विभाग हैं, जिसमें वो कोई कोटे के जरिए इन लोगों को सभी को आवंटन मिलता है, अलॉटमेंट मिलती है, टेंडर मिलते हैं, तो मुझे पंजाब में आज तक ऐसा कोई बड़ा व्यापारी नहीं मिला को जिसने आरसीएफ से कोई लिया हो, जिसने कोई कारपोरेशन से लिया हो, जिसने कोई बड़े डिपार्टमेंट से लिया हो, कोई रेलवे से लिया हो। तो ऐसा कोई उनको कोई आवंटन का, कोयले का, कोई केमिकल का, या अपने फर्टिलाइजर का, खाद्य का कोई ऐसा ठेका मिला हो जिसकी वो सप्लाई कर सके, जहाँ उनको ऐसा काम मिल सके। इसके लिए बड़ी सी बात है कि हमारे पास ना ही तो कोई खेती है, ना ही कोई भंडारण के लिए स्टोर है, और ना ही हमारे पास मशीनरी है, और ना ही फैक्ट्री है। जबकि बाबा साहब की कृपा से
बाबा साहब की जो कृपा हुई है उसके माध्यम से कर हम सब कुछ सकते हैं। पर क्या है कि हम लोगों को समझाने वाला कोई नहीं है, और जो हमारे इधर आरक्षित कोटे में जीत कर आ जाते हैं एमएलए विधायक जो एमपी हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी अपने तक सीमित रखते हैं। जो सुविधाएं दी जाती हैं उनको भी अपने तक ही सीमित रखते हैं। जहाँ अपने जो उनको लाभ पहुंचाने वाले होते हैं चुनाव में, उनको दे देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग सुविधाओं से भी वंचित हैं, तो सभी तरह से वंचित हैं। तो अगर पंजाब की बात करें, तो पंजाब में देखा जाए तो जो जिम्मेदारी प्रथा के लोग हैं वो खुद खेती नहीं करते। खेती कौन करते हैं? बहुजन समाज के लोग करते हैं, गरीब लोग करते हैं, पिछड़े लोग करते हैं। तो खेती में उन्हें मिलता क्या है? जस्ट उनको जो मिलता है कि उनके रोजगार के लिए जो दिहाड़ी है वही मिलती है। तो जहाँ के जो जिम्मेदार है वो सारे फॉरेन में, कम से कम जितने भी पंजाब के जिम्मेदार हैं उनके आधे परिवार वाले फॉरेन में बैठे होते हैं। तो इसका सीधा से मतलब ये है कि वो लोग किसी तरह का कोई मेहनत मशक्कत नहीं करते, लेकिन जमीन से पैदावार जो होती है उसका सारा का सारा प्रॉफिट उन लोगों के घर में जाता है, तो उनको फ्री में बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है। हमारे लोग जो धूप में सड़ते हैं, काम करते हैं, मंडियों में जाते हैं, माल बेचते हैं, पहले उसको उगाते हैं, उगाने से बेचने तक का सारा काम करते हैं। तो ये सारा का सारा काम सिर्फ उनको लेबर बेस पर ही होता है। कुछ खाई जो है लेबर और पूंजीपति के बीच में बढ़ती जा रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मार्क्स की थ्योरी को हम कहें कि वो जा रही है सीधे, जो उसने प्रोफेसर जो उसने बोला था कि ये वो उन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि आगे के आगे जो पूंजीपति है और अमीर होता जाएगा, और जो गरीब वर्ग है और गरीब होता जाएगा। तो हमने देखा है कि पिछले 10 सालों में जब से ये भाजपा की सरकार है, तो इसके ऐसे ही कि कुछ लोगों ने बनाए हुए हैं प्रोग्राम कि हमारे लोग कहीं भी पहुंच ना सकें। तो अब पूंजीवाद का एक दूसरा नमूना, जो दूसरा रूप है, हम देखेंगे कि अफसरशाही में भी पूंजीवादी है। अफसरशाही, हम न्याय तंत्र की बात करें, न्याय तंत्र में अगर मैं पंजाब की हाई कोर्ट की बात करूं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बात करूं, तो वहां पर भी देखा जाए तो 3 वर्ग हैं। बनिया वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग है और जट वर्ग है। ये जो तीनों वर्ग हैं ये अपने ही बंदों को कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम से रिकमेंड करते हैं। रिकमेंड करने के बाद इनकी एलिवेशन हो जाती है, और इनके ही जो हाई कोर्ट के वकील हैं वो सीधे जाकर जस्टिस लग जाते हैं। और आगे के आगे आगे 5 साल बाद कोई अगला बंदा अपने समाज का रिकमेंड कर देते हैं। तो आगे देखने की बात ये है कि जो नीचे से सेशन जज से ऊपर जाने की योग्यता रखता है, जो बहुजन समाज का जज है, वो सेशन जज से ही ऊपर जाने की समर्था रखता है। तो उसको एलिवेशन के लिए उसका समय ऐसे ही निकाल दिया जाता है, उसकी जो सीनियोरिटी है उसको काउंट ही नहीं किया जाता। तो ये भी एक बहुत बड़ा पूंजीवाद है कि 3 वर्ग हैं, एक वर्ग ब्राह्मण वर्ग है, एक बनिया वर्ग है और एक जट वर्ग है। ये तीनों वर्ग अपने बंदों को ही जस्टिस लगाए जा रहे हैं। तो वही जस्टिस जो है बड़े बड़े भूमि के आवंटन को जो है उसके लिए अपने अवार्ड पास कर रहे हैं। जो नेशनल हाईवे के अवार्ड हैं ये लोग पास कर रहे हैं। जो किसी को अपना भंडारण के जो हैं कोटे के अवार्ड हैं जो लोग पास कर रहे हैं। अगर हमारे लोग कहीं सीट पर बैठे नहीं, इनके पास कलम की ताकत ही नहीं है, किसी चीज को जो दे ही नहीं सकते, कोई ग्रांट ही नहीं कुछ कर सकते, तो हम लोग कैसे कैसे समझेंगे कि हमारा जो उत्थान हो सकता है। तो मैं ये नहीं समझता कि बगैर सत्ता के, बगैर अथॉरिटी के, बगैर अपने शासन के और बगैर किसी हमें जो सीट होती है, जो अफसरशाही की सीट होती है या न्याय तंत्र की सीट होती है, उसके बगैर जो हम लोगों का कुछ उत्थान होने वाला है। चलो, जो भी हम लोग आजकल गुजारा कर रहे हैं, जो जितना भी जीवन यापन कर रहे हैं, वो बाबा साहब की कृपा से थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए, हमें पढ़ने का अधिकार मिल गया, हम लोग यूनिवर्सिटी में जाने लगे, हम लोग रिसर्च करने लगे, पीएचडी करने लगे। और ये चीज़ें कर कर जो हमारे जो समाज में मान्यवर कांशीराम साहब से आगे पैदा किए हुए समाज के कार्यकर्ता हैं, जैसे आरबीएम के हमारे जो संस्थापक साहब हैं, हमारे कार्यकारिणी सदस्य हैं, हमारे कार्यकारिणी प्रधान हैं, ये लोगों को जागरूक करने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो अभी तो हम चर्चा पर ही सीमित हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अगर चर्चा अच्छे तरीके से होती रहे, इसका विश्लेषण होता रहे, इसमें
कौन कौन से प्रोज कॉन्स हैं, तो क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, कहाँ से ये समस्याएं पनपती हैं और उनकी समस्याओं के समाधान क्या है। तो आगे फिर हम इनको जो समाधान है उनको समाधान करने के सुझाव भी ढूंढेंगे और उनके तरीके भी ढूंढेंगे। तो मेरे ख्याल से जो अपना RBM प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही उपयोगी प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से हमारे जैसे जो लोग हैं जो समाज में कुछ भी काम नहीं कर रहे, मैं तो यही कहूँगा कि कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, तो जो जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती हैं बहुजन समाज के लिए उनको आगे भी नहीं पहुँचा रहे। तो ये RBM प्लेटफॉर्म जो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, कम से कम हम इंफॉर्मेशन लेने के काबिल हुए और इन्हीं विषयों पर, मुद्दों पर, जो मुद्दे हमको सदियों से दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं, उन मुद्दों को हम लोग चर्चा करने के काबिल तो हुए। तो साथियों, जो जो मुद्दा आज का है आर्थिक अस्थिरता और पूंजीवाद से, तो मेरे ख्याल से भी ऐसे कम होने वाला खतरा नहीं है। हम लोगों को भी जो आर्थिक कार्यों में, जो आर्थिक व्यापारिक ढांचों को समझना है, इसमें कूदना है। जैसे पहले हमारे वक्ता जी ने बोला है कि अभी ये मंदी के युग में भी अब मंदी चल रही है पिछले साल से। तो पिछले साल से कोरोना काल था, लॉकडाउन था, तो बाजार सभी बंद थे, तो प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, मार्केट नहीं हो रही थी खाद्य पदार्थों को छोड़कर। तो जो हमारे इंडिया के जो धनाढ़ बंदे हैं जैसे अडानी है, तो ये एशिया के जो फॉर्ब्स लिस्ट में आती है अमीरों की, उसमें पहले 10 में आ गए। जो अंबानी हैं वो आ गए। तो हम जो तो बहुत बड़े बंदे हैं, तो हम लोगों को भी चाहिए कि व्यापार में कुछ हाथ आजमाएं, व्यापार के कामों में। तो अगर हम लोग ऐसे हाथ नहीं आजमा सकते, तो कम से कम हम लोग जो केंद्र सरकार द्वारा उनके विभागों में आरक्षित वर्ग को दिए जाने वाली जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का हम लोग पहले उनको उनका ज्ञान लें और लोगों को, जो लोग जो एलिजिबल बंदे हैं, जो उनको ले सकते हैं, तो वो लोग उनको काम करें। तो ऐसा जैसे बहुत सारी सुविधाएं हैं, व्यापार में आरक्षित वर्ग को टेंडर मिलते हैं, ऑर्डर मिलते हैं, कोटा मिलता है। वो कोटा हम लोग अपने व्यापारियों को समझाएं, जो हमारे वर्ग के छोटे व्यापारी हैं, उन लोगों को कहें कि हम लोग व्यापार में अपनी सक्रियता बढ़ाएं। ज्यादा सक्रिय होंगे हम लोग व्यापार में, तो हमारे लोगों के पास पैसा आएगा तो उनकी जो मार्केटिंग है वो होगी, मार्केटिंग होगी तो जो हमारे लोगों को काम मिलेगा तो आर्थिकता का जो सर्कल है वो आगे चलेगा। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से सुझाव हैं जिन पर आगे से आगे चर्चा चर्चा होती रहेगी। तो संचालन महोदय ने मुझे समय दिया और RBM ने मुझे इसके लिए लायक समझा कि मैं इस पर चर्चा करूं, तो मैं इसके लिए सभी का तहे दिल से पुण्य करता हूं। तो गया हो तो धन्यवाद सभी का, साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम।